नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में संजू सैमसन कर सकते हैं डेब्यू। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आज होगी रवाना। एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी का मुकाबला 2-2 से बराबर। और स्पेनिश लीग ला लीगा में सैलरी कैप में 600 मिलियन यूरो की कटौती। शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन डेब्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम कोरोना के बीच अपनी पहली क्रिकेट सीरीज के लिए इस समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। टीम को 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आईपीएल में इस बार राजस्थान रॉयल्स के लिए विकेटकीपर संजू सैमसन टॉप स्कोरर थे। उन्होंने 14 मैच में सबसे ज्यादा 375 रन बनाए। सैमसन ने टीम इंडिया के लिए अब तक 4 टी20 मैचेस खेले हैं और उन्हें वनडे और टेस्ट में डेब्यू का इंतजार है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें सिर्फ वनडे टीम में चुना गया है। हालांकि केएल राहुल की मौजूदगी के चलते सैमसन के चुने जाने पर संशय कायम है। पहले ओडीआई में किस तरह की टीम की संभावना हो सकती है, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, पहला ओडीआई अब नजदीक आ रहा है, फ्राइडे को खेला जाएगा। क्या इस बात की संभावना है जो चर्चा चल रही है कि संजू सैमसन डेब्यू कर सकते हैं इस ओडीआई के अंदर, कोई गुंजाइश? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी खेलने की गुंजाइश। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल में किया और जितनी प्रतिभा उनके पास, खासकर रोहित शर्मा का ना खेलना उनके पास एक मौका जरूर प्रदान करता है। क्योंकि अगर आप शिखर धवन और केएल राहुल से ओपन करते हैं, विराट 4, श्रेयस अय्यर 5, मनीष पांडे, तो 6 नंबर पर संजू सैमसन आते हैं, तो निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करते हैं मध्य क्रम को और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल और मयंक ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी आईपीएल के दौरान, खासतौर से दोनों की सलामी जोड़ी बड़ी कारगर थी। तो ऐसे में क्या शिखर धवन की पोजीशन पर या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? लगता नहीं है, क्योंकि शिखर धवन ट्राइड एंड टेस्ट जहां तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सवाल, और जब विदेशी दौर पर जाते हैं तो फिर दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। और केएल राहुल ने जिस तरह का आईपीएल में प्रदर्शन किया है, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मयंक को थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। और मैं संजू सैमसन को इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि मयंक अग्रवाल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में खेल सकते हैं, मध्य क्रम में नहीं खेल सकते, क्योंकि 3 पर विराट का आना तय है और 4 पर श्रेयस अय्यर का आना तय है। और उसके बाद फिर मयंक अग्रवाल को 5 या 6 पर उतारना शायद जायज नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ये मान करके चलें कि आपके नजरिए से संजू सैमसन इस बार डेब्यू करने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने प्रतिभा दिखाई, जिस तरह अपनी क्षमता दिखाई और बार बार चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, यहाँ तक कि कप्तान का ध्यान निश्चित रूप से अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, तो निश्चित रूप से उनका खेलना लगभग तय दिखाई देता है। क्योंकि जो सबसे अहम बात थी कि राजस्थान रॉयल में जहां इतने दिग्गज बल्लेबाज थे, उसमें भी वो स्टैंड आउट दिखाई दे रहे थे। जहां जोसे बटलर, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज हैं, उनमें भी संजू सैमसन अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की टीम आज न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना हो रही है। पाकिस्तान एक ही टीम भी मुख्य टीम के साथ ही रवाना होगी, इसलिए कुल मिलाकर 50 प्लेयर्स एक साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तानी टीम को क्वारंटीन के दौरान कड़े नियमों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को क्वारंटीन और टेस्ट के 2 स्टेज से गुजरना पड़ सकता है। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। एजेंसी के अनुसार ऑकलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। पहले स्टेज में प्लेयर्स और स्टाफ को 3 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। आइसोलेशन के दौरान उन्हें बाहर निकलने और एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं होगी। चौथे दिन सभी प्लेयर्स और स्टाफ का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल तक प्लेयर्स के कोविड टेस्ट के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए थे।
पीसीबी ने कहा है कि इंग्लैंड टूर की तरह वे इस बार लापरवाही नहीं बरतेंगे। पीसीबी ने कहा कि जो भी खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव होगा उसे न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड टूर से पहले पाकिस्तान के 10 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिससे एक समय इंग्लैंड दौरा खटाई में पड़ गया था। शुक्रवार से शुरू हो रही लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर्स टीम की कप्तानी शाहिद अफरीदी करेंगे। श्रीलंका के ही भानुका राजपक्षा को वाइस कैप्टन बनाया गया है। फ्रेंचाइज ने कल ट्विटर पर यह कंफर्म कर दिया। वहीं साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन कैंडी टस्कर्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट, करीब 400 वनडे और 100 T20 मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हाल ही में कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में भी खेलते दिखाई दिए थे। मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए और सिर्फ 12 रन बनाए थे। लंका प्रीमियर लीग में 5 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसमें कोलंबो किंग्स, कैंडी टस्कर्स, जाफना स्टैलियंस, दाम्बुला हॉक्स और गॉल ग्लैडिएटर्स शामिल हैं। लीग में कुल मिलाकर 23 मैच खेले जाने हैं। फाइनल 16 दिसंबर को खेला जाएगा। इरफान पठान, मुनफ पटेल, मनप्रीत कोहली और सुदीप त्यागी समेत कई प्लेयर्स एलपीएल में खेल रहे हैं। भारत के वही प्लेयर्स फॉरेन लीग में खेल सकते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया हो। हालांकि इस लीग पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। लीग में शामिल पाकिस्तान के शोएब मलिक और सोहेल तनवीर और कनाडा के बल्लेबाज रविंद्रपाल सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी हैं। वहीं श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसित मलिंगा, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर क्रिस गेल पहले ही लीग से हट चुके हैं। इंग्लैंड के लियम प्लंकेट और रवि बोपारा ने भी अपने नाम वापस ले लिए हैं। विमेंस बिग बैश लीग के 6वें सीजन की फाइनल सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेलबर्न स्टार्स, ब्रिस्बेन हीट, सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स की टीम प्राइम टाइम में खेलते हुए दिखाई देंगी। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 25 और 26 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों मुकाबलों के विजेता के बीच फाइनल 28 नवंबर को होगा। लीग की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली मेलबर्न स्टार्स का मुकाबला पहले सेमीफाइनल में पर्थ स्कॉचर्स के साथ बुधवार को होगा। वहीं ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएगा। बिग बैश लीग के हेड एलियस्टर डॉब्सन का मानना है कि लीग की फाइनल सीरीज को प्राइम टाइम में कराने के फैसले से महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गोवा के फतोर्दा स्टेडियम में कल रात एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। बेंगलुरु इस मुकाबले में एक समय 2-0 की लीड पर था, लेकिन गोवा एफसी के लिए इगोर अंगुलो ने एक के बाद एक 2 गोल करके अपनी टीम को मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया। बेंगलुरु के लिए पहला गोल 27वें मिनट में क्लिंटन सिल्वा ने किया। हाफ टाइम तक इस मुकाबले में सिर्फ एक ही गोल हो सका था, लेकिन हाफ टाइम के बाद 57वें मिनट में ज्वानन ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 की शानदार बढ़त दिलाई। हालांकि सिर्फ 3 मिनट के फासले में 66वें और 69वें मिनट में अंगुलो ने 2 गोल कर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग के सुपर संडे को एक सुपर कॉन्टेस्ट देखने को मिला और 2 सुपर टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। एफसी गोवा बनाम बेंगलुरु एफसी, और दोनों टीमों के बीच में जब भी मैचेस होते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है, और वही देखने को मिला। हालांकि जो मैच था वो 2-2 पर खत्म हुआ, यानी कि 4 गोल देखने को मिले और कोई टीम न जीत सकी न हार सकी, यानी कि मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मैच था। आखिरी पल तक दोनों ही टीमों के पास मौके बनते रहे। अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए ये दोनों ही टीमें जानी जाती है और उसी तरीके का कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला। बेंगलुरु एफसी की बात करें तो शुरू से ही अटैकिंग थर्ड में काफी शार्प नजर आ रही थी। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ की भी अगर हम बात करें और उसका फायदा मिला उन्हें, और थ्रो इन से काफी लंबे अरसे के बाद हमने कोई गोल देखा। थ्रो इन मिला था, वहां पर एक सिंपल टैप इन किया था सिल्वा ने और 27वें मिनट में पहला गोल कन्वर्ट कर दिया था। 1-0 की बढ़त बना ली थी। उसके बाद एफसी गोवा की टीम ने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन
मिडफील्ड में और अटैकिंग थर्ड में जो फिनिशिंग चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। लेकिन उसके बाद से सेकेंड हाफ की जैसी शुरुआत हुई 10 से 12 मिनट के अंदर ही योहानन ने 57वें मिनट में दूसरा गोल कर दिया बेंगलुरु एफसी के लिए और 2-0 की बढ़त बना दी। उसके बाद से लगा कि शायद केक वॉक हो सकता है बेंगलुरु एफसी के लिए, लेकिन ये एफसी गोवा की टीम है और अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी। और फिर एंगोलो ने 66 मिनट में पहला गोल किया और उससे ठीक 3 मिनट के बाद उन्होंने दूसरा गोल किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों गोल हुए थे 3 मिनट के अंदर, वो शानदार शार्पनेस दिखाता है जिस अंदाज में एफसी गोवा की टीम ने अटैकिंग थर्ड में मूवमेंट को बनाया था। वहां पर जो डिफेंस लाइन थी बेंगलुरु एफसी की वो बिल्कुल वो वॉचमैन की तरह सिर्फ देखती रह गई और कुछ कर नहीं पाए और लगातार डोज देते हुए 2 गोल कन्वर्ट कर दिए थे एंगोलो ने और इस तरीके से 2-2 पर इस मैच को फिनिश किया। अच्छी शुरुआत है दोनों ही टीमों के लिए और दोनों ही टीमें काफी अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाती है। आने वाले मैचेस में देखना होगा कि किस तरीके से ये दोनों ही टीमें परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस मैच में अगर देखें तो पोजीशन के मामले में एफसी गोवा के खिलाफ बेंगलुरु एफसी की टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में पोजीशन गेन किया एफसी गोवा ने और उस तरीके से मुकाबले में कमबैक कर दिया। शॉट ऑन टारगेट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 8 शॉट लिए गए थे एफसी गोवा की तरफ से, जिसमें से 4 शॉट ऑन टारगेट थे और वहीं पर बेंगलुरु एफसी की बात करें तो कुल मिलाकर 9 शॉट लिए गए थे, जिनमें से कि 9 शॉट्स जो थे ऑन टारगेट थे। आईएसएल में आज बोम्बोलिन के जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम में ओडिशा एफसी का सामना हैदराबाद एफसी के साथ होगा। हैदराबाद पिछले सीजन में 18 में से केवल 2 ही मैचेस जीत पाया था, जबकि 12 में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। टीम के खिलाफ कुल 39 गोल हुए थे। हालांकि ओडिशा एफसी का भी रिकॉर्ड बेहतर नहीं था और पिछले सीजन उसने भी 31 गोल खाए थे। हैदराबाद की टीम पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वीं पोजीशन पर थी। ओडिशा को इस मैच में अपने डिफेंडर जैकब ट्रेट और चेरी की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी, जबकि हैदराबाद के लिए फ्रांसिस्को सेंजा इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। स्पेनिश लीग ला लीगा में फर्स्ट डिवीजन क्लब्स ने अपनी सैलरी कैप में कुल 600 मिलियन यूरो की कटौती की है। क्लब ने यह फैसला कोरोना के चलते हो रहे नुकसान की वजह से लिया। सबसे ज्यादा नुकसान बार्सिलोना और वेलेंसिया को सहना पड़ा है। वहीं रियल मैड्रिड के पास इस सीजन का सबसे ज्यादा बजट होगा। इससे पहले ला लीगा के प्रेसिडेंट जेवियर तेबास ने कहा था कि कोविड-19 में फैंस के स्टेडियम में नहीं आने की वजह से उन्हें काफी घाटा सहना पड़ रहा है। इसलिए स्पेनिश टीमों को अपने स्पोर्टिंग स्टाफ बजट से कुल 500 मिलियन यूरो की कटौती करनी होगी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।